तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी सिर्फ यही होती थी कि स्कूल करीब नहीं था। क्लासरूम के अंदर ना फैंस थे, ना प्लास्टर हुआ था, ना फर्नीचर था और वो लोग बस फर्श पे बैठ के पढ़ते थे। वो इस तरह के स्टूडेंट थे कि सुन सब रहे हैं, अटेंटिव है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। तो एज एन टीचर वो एक क्यूरियोसिटी पीक की कि यार ये बच्चा क्या है, लेट्स नो मोर अबाउट हिम। जब मैं मैट्रिक कर रहा था तो काफ़ी रिलेटिव्स का ये कहना था कि इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, मैट्रिक कर लिया बहुत है और इसके बाद मतलब किसी काम में लगना चाहिए। लेकिन जो मेरे फादर थे उन्होंने मतलब इस चीज़ को इग्नोर कर दिया था और इसके बावजूद मुझे बोला था कि ये बस पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद ख़ान है। मैं हाजी अब्दुर्रहीम कोर्ट में रहता हूँ और मैंने इदारा अल-खैर से एजुकेशन हासिल की है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम फरीद खान है। मैं बेसिकली प्लम्बर हूँ और मेरे बेटे हैं मोहम्मद अहमद। अस्सलाम वालेकुम, मैं साद शेख हूँ, इदारा अल-खैर का CEO हूँ और इदारा अल-खैर में सफ़र मैंने एज ए यूथ विंग प्रेसिडेंट और फाउंडर स्टार्ट किया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो इदारा अल-खैर में उठा रहा हूँ। अगर मैं अपनी अर्ली लाइफ़ की बात करता हूँ तो अर्ली लाइफ़ में मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक स्कूल था। यह मुश्किलात तो पेश आई क्योंकि जब हम यहाँ रिहाइश पज़ीर हुए थे यहाँ पे कोई दूर तक स्कूल नहीं था, तो हमें कम से कम ये 2-2.5 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था। बहुत परेशानी थी, कन्वेंस कोई भी नहीं थी। तो इस तरह तकरीबन 6-8 महीने तकरीबन इनके लिए बहुत मुश्किलात का सामना रहा। इदारा अल-खैर का नहीं मालूम था कि ये इदारा अल-खैर कोई मसली इदारा है या किसका। बस नॉर्मली एक स्कूल खुलते रहते हैं आजकल, तो इस तरह जो है वो हमने चले किचरकुंडी में कोई स्कूल खुला है और काफ़ी बड़ा है और मतलब अच्छी तालीम वगैरह होगी, लेकिन अच्छी हो या ना हो कम से कम तालीम का सिलसिला तो जारी होगा। स्टार्टिंग में मैंने 2 क्लास तक कहीं दूसरे स्कूल से पढ़ा था और 2 क्लास के बाद से मैंने 3 क्लास में इदारा अल-खैर में एडमिशन लिया कैंपस 3 में और इधर ही से मैंने 7 से 8 क्लास तक पढ़ा है। अहमद का सफ़र जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू हुआ तो उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत छोटी थी और सेकेंडली हमारे स्कूल्स में फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर थी। हमारा जो क्लासेस का रूल था वो ये था कि बस इतना स्ट्रक्चर बना हुआ था कि हमारी क्लासेस थी और बैठने के लिए हमारे यहाँ दरियाँ होती थी जिस पे हम बैठ के अपनी क्लास में एजुकेशन जो थे वो कंटिन्यू करते थे। इनफैक्ट अहमद से जब मैंने बातचीत की और उससे पूछा कि जब तुम स्कूल में आए थे तो उस वक्त स्कूल कैसा था और अब कैसा है, तो उसने कहा कि उस वक्त ये होता था कि स्कूल के अंदर बाउंड्री वॉल भी नहीं थी और जो मोहल्ले के लोग गुजरते थे बाइक क्लासरूम के सामने से गुजरती थी। तो वहाँ ये दाखिला कराया तो वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह थे वो ज़ाहिर है सब एक ही ख़ानदान और इसके से इनको मारपीट का भी 2-4 सामना रहा इनसे। स्टार्टिंग में जब मैं कैंपस 3 आया तो इधर मुझे जो सबसे पहली डिफ़िकल्टी आई थी वो ये थी कि जो स्टूडेंट्स थे वो किसी और कास्ट के थे, जैसे लैंग्वेज डिफरेंस था और मैं इधर नया था जिसकी वजह से मुझे मतलब बुलिंग होती थी और डिफरेंट मतलब तंग करते थे। इनके बाद आने हो रहा है भाई यहाँ जो परेशानी बहुत है, बच्चा पिट के आता है रोज़ाना, कभी कुछ आप उठा लें। तो नहीं इस तरह तो कहीं पे भी जाएंगे तो नया स्कूल होगा, पुराने बच्चे जाहिर सी बात है वो थोड़ा बहुत वो करते आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाए। तो अल्लाह का हुक्म से ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ब खुद मैनेज होता चला गया। जब मैं कैंपस 3 में था और 8 क्लास में था, जब मैंने सोचा कि मुझे साइंस का ग्रुप चूज़ करना है क्योंकि कैंपस 3 में साइंस का ग्रुप नहीं था और जिसकी वजह से मुझे कैंपस 1 जाना पड़ा। और कैंपस 1 जाने के बाद उधर जो मुझे सबसे बड़ा इशू आया वो था लैंग्वेज का, क्योंकि कैंपस 3 में हमारे पास उर्दू मीडियम था और कैंपस 1 में इंग्लिश में थी सारी चीज़ें। उसमें परसेंटेज रिक्वायर्ड थी 80%, मैं उसको कवर नहीं कर पाया क्योंकि उधर डिक्टेशन होता था ज़्यादा, टीचर्स कह रहे होते थे और हमें लिखना होता था जल्दी जल्दी, तो उसमें मुझे बहुत इशू हुआ। और पेपर्स में भी जाहिर सी बात है कि मुझे इंग्लिश वीक होने की वजह से मुझे ना परसेंटेज अच्छी आई
और जिसकी वजह से मुझे कैंपस 3 वापस आना पड़ा क्योंकि मुझे साइंस का ग्रुप नहीं मिला था। एक अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे साइंस ग्रुप से मैट्रिक करने के लिए, लेकिन मैं उसको चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो मैंने अपनी इंग्लिश को पे ध्यान देना शुरू कर दिया था ताकि मेरी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो। और मैंने एक्स्ट्रा टाइम देकर और ब्रेक टाइम में देकर एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा टाइम लेके उसको कंटिन्यू किया, जिससे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही है। जब मेरा इंटर ख़त्म हो रहा था, लास्ट क्लासेस चल रही थी, तो उसी में एक कंपनी थी पोर्शिया लैब के नाम से, और वो उसकी एक टीम ने हमारे कॉलेज का विज़िट किया और उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि एक वो कोर्स करवा रहे हैं जिसमें 200 to 250 स्टूडेंट्स में से वो 6 स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मतीन और मैं पिछले 3 साल से पोर्शिया लैब के साथ काम कर रहा था। व्हेन वी स्टार्टेड पोर्शिया लैब, वी गॉट अ चांस टू टेक अ पायलट प्रोग्राम with Al Khair Institute, basically Dara Al Khair as a well-known institute. They want them to understand and go with the industry right now, जैसे कि हमारी इंडस्ट्री कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रही है। एंड देन वी डिसाइडेड कि हम उनके जो कॉलेजेस के ग्रेजुएट होने वाले हैं स्टूडेंट, वी विल सेलेक्ट सम स्टूडेंट्स टू फर्दर गो विद द पायलट प्रोग्राम। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, ये भी परेशान थे कि मम्मा मैं करूँगा क्या, क्योंकि इनका सीए का था। तो कहने लगे मम्मा मैं करूँगा क्या। मैंने कहा बेटा हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं आपको सीए करवाऊँ। तो फिर इनके टीचर ने इनको मशवरा दिया कि नहीं भाई आप ये कोर्स करें। तो उसके लिए हमने एक प्रोसीजर रखा था जहाँ पे हम बेसिकली बच्चों के टेस्ट लेंगे, उनके इंटरव्यू लेंगे। तो उससे पहले बेसिकली हम करवा क्या रहे हैं ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें, तो वी डिड टेक सम सेशंस जहाँ पे काफ़ी सारे प्रोमिनेंट स्टूडेंट थे। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और वो जो टेस्ट था हमें बताया नहीं गया था कि किस बेस का होगा, क्या टेस्ट में आएगा, ताकि हम शुरू से प्रिपरेशन कर पाते। आई रिमेंबर कपल ऑफ स्टूडेंट्स जिनमें आई थिंक एक हमारे पास अहमद थे, बहुत ही वो इस तरह के स्टूडेंट थे कि सुन सब रहे हैं, अटेंटिव हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। कुछ एटलीस्ट फर्स्ट टाइम में आप क्वेश्चन भी करें ना तो वो नहीं बता पा रहे थे कि यार मैं किस तरह रिस्पॉन्स दूँ। हमारे टेस्ट का रिज़ल्ट आया तो उसमें मेरी 2nd पोजीशन आई थी, और ये मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए, मेरे स्कूल के लिए, मेरे टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात थी। मुझे ऐसा लगता है कि उधर से मुझे अपने आप के अंदर थोड़ा सा ये फील हो रहा था कि मैंने कुछ हट के या कुछ मेरे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था, अब मैंने एडमिशन ले लिया है, लेकिन लिया किस चीज़ में, कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा इसमें करते क्या हैं, किस चीज़ को कवर करते हैं। फिर इसके अंदर मैंने क्लासेस स्टार्ट हुई हमारी, और 1 ईयर का ये कोर्स था। इस 1 ईयर में मैंने तमाम चीज़ों को कवर किया, तमाम बेसिक चीज़ें थी। इन 1 साल में जब मैं अपने अंदर ये इम्प्रूवमेंट देख रहा था, मुझे एक नई चीज़, जिस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं था, और मैं उस चीज़ को डेवलप कर रहा था अपने अंदर, महसूस कर रहा था कि नहीं, मुझे अभी ये कंप्यूटर से मुतालिक भी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैं सीखना चाहता था, वो चीज़ें मुझे आ रही थी। जो पायलट प्रोग्राम हमें ऑफर करता है, लाइक इस केस में इदारा अल खैर, तो उन्होंने हमसे पूछा था कि यार आप कौन से स्टूडेंट्स से रेफ़र करना चाहते हैं। मैं, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई तजुर्बा नहीं था कि मुझे कहीं और जॉब मिलती, क्योंकि मैंने सारी इधर जो कोर्स किया था इसमें भी सारी बेसिक चीज़ें थी। मुझे प्रोफेशनल लाइफ में आने के लिए मज़ीद और बहुत कुछ सीखना था। तो हमने वन ऑफ द टॉप वन इज़ अहमद, तो इस तरीके से हमने उनको इंट्रोड्यूस कराया था यार अगर आप वाकई 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करवाना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। 6 महीने पहले अहमद ने कोर्स कंप्लीट करके अपने सफ़र का शुरुआत की थी हमारे पास, तो उसको हमने इंटर्नशिप ऑफ़र की थी, ठीक है, वो भी पार्ट टाइम इंटर्नशिप थी। मज़ीद ये कि मैंने जब ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद मुझे एक टीचर थी उनके अंडर में दिया, और वो तकरीबन 2 मंथ्स उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की कि किस तरीके से क्लास को हैंडल करना है, किस तरीके से क्लास में हमें समझाना होता है, किस तरीके से जितने भी रूल्स रेगुलेशंस थे कि हमें किस तरीके से जो है वो क्लास एक स्कूल में एज अ टीचर वर्किंग करनी होती है। पिछले 6 महीने से वो टीचिंग कर रहा है, फिर अब इवेंचुअली 2-3 महीने में उसने टीचर्स ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। तो उसका जो पिछले 6 महीने में कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, क्लास में किस तरह बात की जाती है, किस तरह लेक्चर दिया जाता है, वो भी बढ़ रहा है, और यहाँ पर वो कंप्यूटर्स डिपार्टमेंट को अभी हेड कर रहा है।
वो तो बयान नहीं की जा सकती। तो वो मरहला ऐसा था कि खुशी और हम दोनों जना एक मिले जुली कैफियत थी, और इनकी मैडम ने, जो कॉलेज की मैडम है, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया इनको, उन्होंने ही इनको राग़िब किया। फिर माशाल्लाह सल साथ थे, इनकी आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग थी कुछ मालूम नहीं था, बस ये आते बताते थे कि भाई इस तरह है। बोला बेटा अल्लाह रास्ता दिखाएगा, आप बस उस रास्ते में चलते चलें। क्लास में जब मैं उसको देखता हूँ और वो जिस हिसाब से लेक्चर देता है और जिस हिसाब से बच्चों को समझता है, थोड़े टाइम पहले अहमद भी उन्हीं बच्चों की पोजीशन पे था और आज वो टीचर है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता कोई बहुत आसानी से। जो अहमद अपनी हिस्ट्री लेकर आता है क्लास के अंदर, ठीक है, उसकी जहाँ से अपब्रिंगिंग हुई है, जहाँ से वो माशाल्लाह से पढ़कर निकला है, तो उसके अंदर एक नेचुरल जो है वो टीचिंग का शौक़ है। एज एन टीचर, एक टीचर के लिए इससे खुशी की बात हो ही नहीं सकती ज़्यादा कि जिस स्टूडेंट को उसने बेसिकली पढ़ाया, एट द एंड वो उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी जगह पे खड़ा हुआ है जहाँ पे आप एक वक्त थे। तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है, और वी लव कि जब एक स्टूडेंट जो हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है वो आगे निकले, हमसे भी आगे निकले बजाय। ड्यूरिंग द कोर्स एक और मैंने चीज़ देखी कि जो प्रॉब्लम्स मुझे आ रही थी, कन्वेंस की प्रॉब्लम आ रही थी, स्कूल दूर था, जो पेरेंट्स थे वो अपने स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करते थे कि वो इतनी दूर जाके एजुकेशन कंटिन्यू करें। चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक कमरे में ही एक क्लास स्कूल टाइप का मैंने एक कंटिन्यू किया। स्टेप जो लिया था इसमें मैंने अपने आप को सक्सेसफुल देखा कि जो मैंने एक स्टेप लिया तो वो मुझे उसका रिज़ल्ट सामने आ रहा था। आज भी वो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं बात करता हूँ तो वो स्कूल टाइमिंग से पहले आ जाते हैं कि हमारी स्कूल है, क्लास होगी, और अब मैं देखता हूँ तो पहले के मुकाबले में स्टूडेंट्स, पहले मुझे लाना पड़ता था, बुलाना पड़ता था, लेकिन अब वो खुद अपनी खुशी से आ रहे होते हैं। स्टार्टिंग में मेरे फ्यूचर गोल्स और कैरियर में डिफरेंट गोल्स थे, डिफरेंट प्लानिंग थी, लेकिन अब एज अ टीचर और एज अ प्रोग्रामर होकर मैं सोचता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि एक एज अ टीचर मैं अपने आप को परफॉर्म करूँ जिससे मैं स्टूडेंट को कुछ दे सकूँ। अहमद के लिए जितनी ब्लेसिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उतनी इदारा अल खैर के लिए अहमद एक ब्लेसिंग है। हाँ, वो और स्ट्रगल करें, वो अभी भी पढ़ रहे हैं और चीज़ों के बारे में, तो वो बस करते रहें और फिर वो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। जिस तरीके से मैंने डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया, और जाहिर सी बात है मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि इन्हीं डिफ़िकल्टीज़ से गुजर रहे हैं और हो सकते हैं मुझसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हों। तो ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जब तक हमारे लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती, हमें कुछ हासिल नहीं होता। जब हम कि कोई भी काम, कोई भी चीज़ एक डिफ़िकल्टी को फेस करके और उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करके हासिल करते हैं तो उसकी खुशी जो होती है हमें वो बहुत ज़्यादा होती है, ना कि अगर हमें सारी चीज़ें बआसानी मिल जाएँ।